10 गर्लफ्रेंड्स का टारगेट।
हा ना. हॅलो हॅलो हॅलो. आणि ना ते खरखर आवाज कशाचा येतो मला ते आलं लक्षात. हे बघा हे जे आहे का. हॅलो हॅलो. हे बघा सिस्टमलाच प्रॉब्लेम येते ते काहीतरी. मग हा आता प्रॉब्लेम कळाले त्याचे सोल्युशन तुम्ही बघा. हेलो हेलो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही क्या. ते कम्युनिकेशन वरती ठेवा. हेलो हेलो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स. एकदम क्लियर आ रही क्या. श्वेता, अनुराग, अभिषेक, ऋषिकेश, यशस्वी, प्राची, एकदम क्लियर आवाज आ रही क्या. ऐसा बोलूंगा तो क्लियर आ रही है. थोड़ा सा हिल गया कि कम हो रही आवाज है ना. है ये पहली बार हो रहा है ऐसे. और विपुल सर यहाँ का माइक लेके गए ग्रुप 2. हाँ तो अभी 2 बजे वो यहाँ पे आएंगे, मैं ऊपर जाऊंगा. वाह वाह. कल का क्या. हाँ 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 पता है पता है. क्लियर है. ओके चलो. कल का लेक्चर कौन कौन देख के नहीं बैठा है. कल का लेक्चर देगा. नहीं कल का लेक्चर देगा. कल का लेक्चर देगा पक्का. कौन नहीं था कल. जुई. अमित नहीं था तू कल. नहीं था तू कल. अच्छा चलो तो स्टार्ट करते हैं आज अपना सेशन फॉर इंश्योरेंस क्लेम्स. अपना टारगेट है आज ये चैप्टर कंप्लीट करना. 10 बज चुके हैं. एज यूजुअल. अभी मेरी क्या गलती है. आवाज ही नहीं आ रही थी. अरे मैं तो आ गया तभी आवाज नहीं आ रही थी. क्या करूं मैं. विपुल सर ने पूरा सेटिंग हिला दिया यहाँ का. ये अच्छा है लेकिन क्लासरूम बदलो माइक लेके चल जाओ. नेक्स्ट संडे माइक छुपा के रखने वाला हूँ सैटरडे कुछ शाम को. हाँ सच्ची. अरे वो राउंड वाला माइक है ना उसमें आवाज जिसमें क्लियर आती वो हर एक क्लासरूम में था, लेकिन वो ना हर एक करके खराब हो गया. और इधर का जो अच्छा है अभी. और विपुल सर को वो चाहिए उसमें आवाज प्रॉपर आती है इसकी. और उसको बदलने के लिए एक वो कुछ तो 22,000 का था. इंश्योरेंस क्लेम्स में कल अपन ने एक क्वेश्चन किया था. क्वेश्चन नंबर 5 था शायद, है ना. और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जहां पे अपन ने एबनॉर्मल गुड्स के एडजस्टमेंट सीखे. एबनॉर्मल गुड्स के बारे में क्या सीखा अपन ने कल. एक सेकंड मेरे को ये सिर्फ ऑन कर. हाँ हमने बोला कि अगर क्वेश्चन में तुमको एबनॉर्मल गुड्स का एडजस्टमेंट दिया तो पिछले साल में जब तुम उसका एडजस्टमेंट करोगे तो एबनॉर्मल गुड्स को इग्नोर करना है. क्योंकि पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है. टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज. बराबर ना. तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज अपने को नॉर्मल गुड्स का ही चाहिए, एबनॉर्मल गुड्स का नहीं चाहिए. तो फिर पिछले साल का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसमें अपन नॉर्मल गुड्स को ही कंसिडर करेंगे, एबनॉर्मल गुड्स को इग्नोर करेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है. तो उसका जो वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक में होगा वो अपने को माइनस करना होगा और उसकी कॉस्ट अपन ओपनिंग स्टॉक से माइनस करेंगे.
ओके, क्योंकि कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक में है और क्लोजिंग स्टॉक में उसका वैल्यूएशन हुआ है क्योंकि वो एबनॉर्मल, इसलिए फिर क्लोजिंग स्टॉक में से उसका वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स माइनस किया जाएगा और ओपनिंग स्टॉक से कॉस्ट माइनस किया जाएगा। ओके, फिर जब नेक्स्ट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ गुड्स स्टॉक, है ना, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाल देना अपन, बराबर ना। हाँ, तो उसके लिए फिर अपन नॉर्मल का एक कॉलम और एबनॉर्मल का एक कॉलम, दोनों कॉलम्स बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। नॉर्मल के कॉलम में नॉर्मल का जो क्लोजिंग स्टॉक था पिछले साल वो नॉर्मल के कॉलम में आ जाएगा अगले साल मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में, आया ना। हाँ, पिछले साल का जो एबनॉर्मल का वैल्यू था वो एबनॉर्मल के कॉलम में नहीं आएगा, क्योंकि वो किस पे वैल्यू किया जाता? कॉस्ट पे। उसको अपने को कॉस्ट पे दिखाना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने तेरे को बताया भी था कि टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट। अगर जब तक कुछ बोला नहीं जाए तो, अगर उन्होंने बोल दिया कॉस्ट पे वैल्यू मत करो तो फिर कॉस्ट पे वैल्यू नहीं करेंगे ओपनिंग स्टॉक में, ठीक है ना। उसके बाद नॉर्मल के सारे आइटम्स रख दो, नॉर्मल का जो जीपी परसेंटेज था वो नॉर्मल के कॉलम में अप्लाई करके नॉर्मल का जीपी निकाल लो, आपको नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। फिर एबनॉर्मल का जो आइटम था उसको आपने बेचा है इस साल या उसमें से कुछ एक पोर्शन बेचा है इस साल, ये बताया जाएगा। तो जितने में बेचा है वो क्रेडिट में आ जाएगा, उसका प्रॉफिट या लॉस का ट्रीटमेंट दे दो, आपको एबनॉर्मल आइटम का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर में आया था कल दोनों। और जब इंश्योरेंस क्लेम के लिए अपन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बोलेंगे तो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों को कंसिडर किया जाएगा, और वही अपन ने यहाँ पे लिया वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ये दोनों लिए, उसमें से साल्वेज माइनस किया तो लॉस ऑफ स्टॉक। फिर अभी अपने को क्लेम निकालने का है तो फिर पॉलिसी वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ? स्टॉक के साथ, लॉस के साथ नहीं, स्टॉक के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इफ पॉलिसी वैल्यू इज मोर तो लॉस विल बी, क्लेम विल बी इक्वल टू लॉस, और अगर पॉलिसी वैल्यू लेस होगा तो एवरेज लॉस लगेगा। वहां पे फॉर्मूला होगा अपना क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कल के क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू मतलब एवरेज लॉस, पॉलिसी वैल्यू दिया नहीं था तुमको, तो फिर क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक ही हमारा रहने वाला, बराबर ना। चलो, तो इसी कंसेप्ट में आगे बढ़ते हुए हमको नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना होगा। कौन सा क्वेश्चन करें? 6 कर ले। अच्छा चलो, अभी इसमें से ना मैं सारे एक क्वेश्चन को छोड़ने वाला हूं, लॉस ऑफ स्टॉक केस में एक क्वेश्चन को छोड़ने वाला हूं, उसको तुमको भी नहीं करना, ठीक है, बोलूंगा, डोंट वरी। लेकिन जो करने वाले हैं सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर अपन आएंगे, अच्छा कल के क्वेश्चन में मैंने एक चेंज किया था, सिर्फ क्या चेंज किया था कि मैंने, हाँ, 800 रुपया उसका राइट ऑफ किया, ये बताया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 4800 का कॉस्ट था, वो एबनॉर्मल था और उसका 5000 राइट ऑफ किया। मेरे को ये किधर तो थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, ऐसा क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल मतलब क्या, वो या तो डिफेक्टिव होगा या तो स्लो मूविंग होगा, आउटडेटेड होगा। तो ये जो चीजें होती है, मैंने कल एग्जांपल दिया था एक कपड़े के व्यापारी का, बराबर ना, उसके पास बहुत डेड स्टॉक होता है, सीजन वाइज उसको स्टॉक रखना पड़ता है अपने पास। कुछ एक चीज ऐसे होती है जो कई सालों से पड़ी हुई है उसके पास, और इसके लिए उसको वो निकालने के लिए वो क्या करता है, सेल लॉन्च करता है। तुमने कई बार देखा होगा एंड ऑफ सीजन सेल, या तो फिर मॉल में तुमको जो भी सीजन तुमको देखेगा फ्रेश अराइवल का रहेगा, उस पर डिस्काउंट नहीं रहेगा, आया ना। और नॉर्मल बाकी जो डिस्काउंट रहेगा वो फ्रेश अराइवल की इसमें नहीं आने वाला। आ रही बात समझ में? हाँ, तो फिर अगर ये सेलिंग नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं बिकने वाला तो फिर उससे ज्यादा तुम राइट ऑफ कैसे कर सकते हो? ये नॉर्मल उस पे, नॉर्मली जो गुड्स पे मैं ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज रखता हूं, अब नॉर्मल गुड्स पे उतना रखते नहीं आता मुझे, उससे कम रखना होता, आया ना। हाँ, कई बार तो कॉस्ट पे ही बेचना पड़ता है और कई बार तो अपने को उसमें लॉस में भी बेचना पड़ता है। मान लो 1000 रुपए की चीज है, मैं नॉर्मली 1500 में बेचता हूं, लेकिन वो एबनॉर्मल होने की वजह से हो सकता है मुझे 1100-1200 रुपए में भी अगर कोई कस्टमर आ जाए तो मैं दे दूं। ऐसा भी हो सकता है कि 1000 रुपए में ही दे दूं मैं कस्टमर को, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो काफी टाइम से पड़ी है, वो निकल जाए, मेरा 1000 रुपया उसमें ब्लॉक है, फिर चाहे मेरे को 700-800 रुपए आ जाए मैं फिर भी बेच दूंगा, क्योंकि मेरा उतना फंड फ्री हो जाएगा उसमें, आया ना। पैसा रियलाइज कर लेगा वो कुछ, तो नहीं तो ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरे पास। तो ये नॉर्मली जीपी परसेंटेज जो अपन अप्लाई करते हैं उससे कम वैल्यू पे बेचा जाता है, या तो कभी कभी लॉस पे बेचा जाता है। तो मैं राइट ऑफ 4800 जिसकी कॉस्ट है उसका राइट ऑफ 5000 कर सकता हूँ,
इंस्टीट्यूट ने भले ही सॉल्व आगे किया है, लेकिन लॉजिकली मेरे को बोलो ना 5,000 राइट ऑफ कर सकते क्या? नहीं कर सकते। इसलिए मैंने क्या किया, वो 5,000 को हटा दिया और मैंने बोला अपन ने कितना राइट ऑफ किया है, 4,800 था ना, ऊपर का 800 राइट ऑफ कर दिया और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किया, अपने को आंसर मिल गया। हाँ, अपना आंसर इंस्टीट्यूट के मैट के साथ टैली नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हाँ, क्योंकि वो अपन ने एक चेंज कर दिया है। लेकिन लॉजिक तुमको समझ में आया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला इसमें? ऑन 30 सितंबर 2022 द स्टॉक ऑफ हर्षवर्धन वॉज लॉस्ट इन फायर। तो कब लॉस हुआ? आग कब लगी? 30 सितंबर 2022। From the available records, the following information is made available to you to enable you to prepare a statement of claim of the insured. अभी यहां पे तेरे को 1 अप्रैल 21 का स्टॉक दिया है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा लास्ट ईयर और करंट ईयर, करंट ईयर आग लगी 2022 में ना, मतलब 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23, ये मेरा करंट ईयर है। और लास्ट ईयर मेरा 1/4/21 से लेके 31 मार्च 22 तक। मेरा आग जो लगा तो मेरा बिजनेस मतलब 1 अप्रैल करंट ईयर में, एक्चुअल में 1 अप्रैल 22 टू 30 सितंबर 22, यहां तक बिजनेस हुआ, क्योंकि 30 सितंबर को आग लगा। आया ना? हाँ। चल, अभी तेरे को ये स्टॉक ऑन कॉस्ट ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 21 दिया है। ये क्या है? कौन से? ये किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये पिछले साल का है। फिर 31 मार्च 22 का दिया, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि पिछले साल का है। इनफैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ ये किधर आएगा? और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक बोल के भी आ जाएगा। आया ना? उसके बाद परचेजेस लेस रिटर्न्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सेल्स 31 मार्च 22 का ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। परचेजेस अप टू 30 सितंबर ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और सेल्स अप टू 30 सितंबर ये भी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। आगे बोला है इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 22, 31 मार्च 22 मतलब कब? लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के एंड पे, मतलब लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते समय, बराबर ना? बोला गया ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक which originally costed rupees 12,000 had been written off, मतलब पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते समय उसमें एक नॉर्मल आइटम है जो जिसकी कॉस्ट कितनी है? 12,000, उसको वैल्यू कितने पे किया है? तो 50% उसका राइट ऑफ किया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या? वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स इज इक्वल टू 12,000 इंटू 50%। 50% राइट ऑफ किया मतलब 50% रखा, तो 6,000 उसका क्या है? वैल्यू है, जो किसमें इंक्लूडेड है? पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक। पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में कितने के वैल्यू का एबनॉर्मल गुड्स है? 6,000, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है? 12,000। वेरी गुड। इन मई 2022 मतलब करंट ईयर, मई 2022 मतलब करंट ईयर हुआ ना, बोला गया हाफ 3/4 of these stocks had been sold at 90% of original cost, and it is now expected that the balance of the obsolete stock would also realize the same price. बोला गया कि इस साल ना एबनॉर्मल गुड्स को अपन ने बेचा, कितना बेचा? तो ओरिजिनल कॉस्ट का 3/4 बेचा। कितना बेचा? ओरिजिनल कॉस्ट का 3/4, बराबर ना? कितने में बेचा? 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पे, है ना? 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। एक मिनट निकाल, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 12,000 का 3/4 निकाल, कितने का गुड्स बेचा? 9,000। कितने में बेचा? 90%, तो 8,100 में बेचा। और अभी सुनना, बचा कितना है? 1/4, तो 12,000 का 1/4 निकाल, 3,000। और बोला इसको भी सेम प्राइस पे बेचा जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी रखनी है अपने को? 90%, तो इंटू 90% 2,700 रुपए। सुनना, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में बाय मतलब सेल्स जो आएगा ना, 8,100 किसका है? एबनॉर्मल गुड्स का। तो टोटल सेल्स कितना था? 3,68,100, उसमें से 8,100 एबनॉर्मल गुड्स का है, तो बचा हुआ 3,60,000 नॉर्मल सेल्स है, बराबर ना? हाँ। उसके बाद अभी 8,100, एक काम कर कैलकुलेटर पहले 12,000
माइनस 8,100 बेचा माइनस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 2700, तो मेरा ग्रॉस लॉस कितना आया 1200 रुपया। ये भी किधर आएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस लॉस। ओके, समझ में आई बात, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे क्या बोला है, जीपी हैड रिमेन्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 14,400 वो साल्वेज। ओके, तो साल्वेज दिया है 14,400, पॉलिसी वैल्यू दिया है क्या, तो यहाँ पे लॉस विल बी इक्वल टू क्लेम, मतलब क्लेम विल बी इक्वल टू व्हाट, लॉस। क्या हुआ सर्वेश? क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 516। चलो स्टार्ट करेंगे और फास्ट स्पीड बना के रखेंगे अपन। किसके बुक्स में है, हर्षवर्धन के, तो हर्षवर्धन बुक्स। क्या बना रहे अपन, ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाएंगे। कौन से पीरियड का, लास्ट ईयर, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 22। मेरे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है, तो मैं फॉर्मेट में यहां पे लिख सकता हूं, टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद टू परचेजेस, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक, और फिर मेरे पास आएगा यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन बैलेंसिंग फिगर। फॉर्मेट मेरा रेडी हो जाना चाहिए तुरंत। फिर मैं क्या निकालूंगा, देयरफॉर जीपी परसेंटेज दैट इज इक्वल टू, ठीक है, रेडी क्या, सुनना, ओपनिंग स्टॉक कितना था पिछले साल का, 75,000। सुन, डायरेक्ट लिख मत, 75,000। इसमें कॉस्ट कितना इंक्लूडेड था एबनॉर्मल का, 12,000 का। इसका मतलब मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना हुआ, 63,000 का, बराबर। पिछले साल का परचेज बता, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पिछले साल का परचेज 5,07,500। अपन अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो ये क्वेश्चन में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पिछले साल का सेल्स वो भी नॉर्मल होगा, 6,30,000, 6,30,000। और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक नीचे ब्रैकेट में लिखेगा कितना था, 1 लाख। उसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था एबनॉर्मल गुड्स का, 6,000, समझा। तो फिर 1,04,000 माइनस 6,000, 98,000 क्या है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मल है ना सारा, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं मैं, ये किसका बना रहा हूं, नॉर्मल बना रहा हूं, नॉर्मल गुड्स का बना रहा हूं, आया ना। तो मैंने एबनॉर्मल आइटम हटा दिया, परचेज सेल में कुछ एबनॉर्मल नहीं था, खाली ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में था। क्लोजिंग स्टॉक से वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स हटाया, ओपनिंग स्टॉक से कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स हटाया, बराबर। अब मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में, बोल कितना, 1,57,500। कितने पे टैली हुआ, 7,28,000। अभी परसेंटेज निकालूंगा, 157,500 अपॉन 6,30,000 इंटू 100, तो मेरा जीपी मार्जिन आया 25%, या जीपी परसेंटेज आया 25%। एक बार ये निकल गया, फिर मैं बनाऊंगा क्या, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इसका पीरियड होगा 1/4/22 से लेके 30 सितंबर 22। यहां पे कॉलम्स होंगे, एक नॉर्मल का और एक
एबनॉर्मल, नॉर्मल, एबनॉर्मल। हो गया। इसमें टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, नॉर्मल का तो ट्रेडिंग अकाउंट से छाप दो, और एबनॉर्मल में क्या लिखोगे? एबनॉर्मल में क्या लिखोगे? 12,000, 6,000 उसका वैल्यू था बेटा, ये अपने को कॉस्ट पे दिखाना है। बराबर। पिछले साल के परचेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू परचेजेस नॉर्मल में आएगा कितना? 2,90,000, 290, 2,90,000 एबनॉर्मल में कुछ नहीं। फिर करेंगे बाय सेल्स, और सेल्स अपन ने कितना निकाला एबनॉर्मल का? 8,100। ये 8,100 कैसे निकाला? सुनना, 12,000 का कितना परसेंटेज? सॉरी, 3/4, उसका 90%। तो फिर 3,68,100 में से क्या माइनस करेंगे? 8,100, तो मेरे को मिलेगा नॉर्मल सेल्स 3,60,000। ये दोनों चीजें तुम वर्किंग नोट में बताओगे, मैंने यहां पे बताया है। समझा क्या? क्या बताओगे वर्किंग नोट में? कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स एंड नॉर्मल सेल्स। तो पहले एबनॉर्मल सेल्स निकालोगे, और फिर नॉर्मल सेल्स के लिए टोटल में से एबनॉर्मल सेल्स माइनस करोगे। जो यहां पे किया है वो चीज तुम वहां करोगे वर्किंग नोट। समझ में आ रही है बात? ओके। उसके बाद अभी सुनना, नॉर्मल कंप्लीट करते पहले। टू ग्रॉस प्रॉफिट, नॉर्मल पे आएगा 3,60,000 का 25%, 360 का 25%, 90,000, 90,000। एबनॉर्मल में कुछ नहीं। बराबर। अभी सुन, मैं यहां लिख रहा हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल का बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, नॉर्मल का बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 98,000 प्लस 290 प्लस 90 माइनस 3,60,000, 1,18,000। बराबर। लेकिन एबनॉर्मल का कैलकुलेशन अगेन ये वर्किंग नोट का पार्ट होगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूं। बचा कितना था? 12,000 का 1/4, और उसको सेम पे कैलकुलेट करने बोला तो उसका 90%। कितना आया? 2,700। बराबर। अभी एबनॉर्मल का कॉलम टैली करना पड़ेगा, तो यहां पे अपन लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर। एबनॉर्मल केस में 12,000 माइनस 8,100 माइनस 2,700, 1,200 रुपए। सर लास्ट क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर में नहीं आया था, क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल का बैलेंसिंग फिगर में आया था। वहां पे डेटा वैसा नहीं बनता। वहां पे तुमको बताया था कि 400 रुपए के लॉस पे बेचा है, आया ना? हाँ, तो ग्रॉस लॉस 400 रुपए अपन ने डायरेक्ट लिख दिया, तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आया। लेकिन इस क्वेश्चन में तेरे को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है नॉर्मल गुड्स का, तो वो वैल्यू लिख दिया, तो ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर में आया। समझा क्या? अभी ये तो टैली हो गया, टोटल लेके टैली कर देना तुम लोग, इतने होशियार हो, है ना? नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? लॉस ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। उसमें लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 1,18,000 प्लस 2,700, तो ये हो गया 1,20,700
बोलना हाँ। बराबर। इसमें से माइनस करेंगे साल्वेज्ड स्टॉक 14,400, तो मेरे पास आएगा देयरफॉर लॉस ऑफ स्टॉक 21,700 माइनस 14,400 1,06,300। तो देयरफॉर अभी यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया है, तो इसीलिए क्लेम विल बी इक्वल टू लॉस दैट इज इक्वल टू 1,06,300। देयरफॉर क्लेम is equal to loss of stock is equal to rupees 1,06,300। अभी अगर तेरे पास टाइम रहेगा एग्जाम में तो तू सिर्फ ये क्लेम को लिखने से पहले ऊपर एक नोट दे देगा, क्या कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पॉलिसी वैल्यू अमाउंट we will assume that claim will be equal to loss of stock, therefore claim is equal to 1,06,300। इस तरीके अगर टाइम नहीं है और सीधा ऐसा लिख के उसको मार्क कर दिया, दैट विल बी योर आंसर, कोई दिक्कत। जेपा पक्का। तो ये हो गया वार्म अप। अभी करते हैं एकदम भारी का क्वेश्चन जो तुम्हारी दुनिया हिला देगा। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 529 पे आ जा और इधर लिख दे गुड क्वेश्चन 529। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आज बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशंस करने वाले अपन नहीं जाएंगे अगर तुम कंसंट्रेशन से सुनोगे मेरी बातों को। तो पेज नंबर 529 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इधर का होमवर्क होगा तुम्हारा। ठीक है। एक्स एंड कंपनी सफर्ड ए लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर ऑन 31 मार्च 22। आग कब लगी? 31 मार्च 22। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द क्लेम फॉर द लॉस टू बी सबमिटेड। परचेज फॉर द ईयर 21, मतलब मैं ये बोल सकता हूं मेरा लास्ट ईयर 2021 था, करंट ईयर मेरा 2022 है, और करंट ईयर में बिजनेस हुआ है 1 जन 22 से लेके 31 मार्च 22 तक। आया ना? चलो इतना आइडेंटिफाई कर लिया तो आगे बढ़ेंगे। परचेज फॉर द ईयर 21 ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स फॉर द ईयर 21 ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज आग लगने की तारीख तक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स आग लगने की तारीख तक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक ऑन 1 जन 21 ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक ऑन 1 जन 22 मतलब ट्रेडिंग अकाउंट भी एंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी। सर इसमें क्या तो दुनिया बदली हमारी। ये 4 लाइन है। हाँ ठीक है बाबा 5 पढ़ेंगे। An item of goods purchased in 2020 at a cost of rupees 20,000 was valued at rupees 12,000 on 31st December 2020। ये लाइन पढ़ के मेरे को बता तेरे को क्या समझ में आ रहा है, और यही लाइन काफी है। तेरे को 8,000 12,000 नहीं चाहिए। एबनॉर्मल तो है ही ना, उसका तो एडजस्टमेंट रहेगा तुमको।
मेरा इस साल 21 है ही नहीं। एग्जैक्टली यहाँ पे बात ऐसी है ना कि मेरा इसीलिए ईयर लिखने के, मेरा करंट ईयर 2022 है, लास्ट ईयर 2021 है, और ये जो नॉर्मल का तुमको एडजस्टमेंट दिया, ये बोला ये 2020 में परचेज किया गया, मतलब पिछले के पिछले साल में परचेज किया था। तो सर अभी पिछले के पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का क्या? नहीं, लेकिन इसका इंपैक्ट समझ। बोला गया कि इसका कॉस्ट था 20,000, इसका कॉस्ट कितना था, इसको वैल्यू किया कितने पे, और 12,000 पे वैल्यू करने के कब वैल्यू किया, 31 दिसंबर 2020, पिछले के पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में। इसका मतलब पिछले साल के ओपनिंग स्टॉक में भी उसकी वैल्यू है, कॉस्ट नहीं है। 12,000 समझ में आ रहा है क्या? हमको अभी तक क्वेश्चन थे पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू किया था, इसीलिए पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में अपन क्लोजिंग स्टॉक में से वैल्यू माइनस करते थे और ओपनिंग स्टॉक से कॉस्ट माइनस करते थे। लेकिन ये पिछले के पिछले साल का डेटा दिया है, और पिछले के पिछले साल के डेटा के क्लोजिंग स्टॉक में उसको वैल्यू किया गया था, मतलब पिछले साल के ओपनिंग स्टॉक में भी क्या है, वैल्यू है। तो इस बार पिछले साल का जब अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके ओपनिंग स्टॉक से 12,000 माइनस, कितना माइनस करेंगे, 12,000। ये बात क्लियर, पक्का? आगे पढ़ेंगे। हाफ ऑफ दीज गुड्स, पूरा अंडरलाइन हाईलाइट कर रहा हूं मैं, हाफ ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड ड्यूरिंग 21 फॉर ₹5,200। हाफ ऑफ दीज गुड्स, सुनना, कब बेचा, 2000, मतलब पिछले साल के सेल्स में भी एबनॉर्मल, पिछले साल के सेल्स में एबनॉर्मल सेल्स है, और पिछले साल का जो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाला वो नॉर्मल गुड्स का बनाने वाला, तो पिछले साल के सेल्स में से मेरे को एबनॉर्मल सेल्स हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को जीपी परसेंटेज निकालना और वो नॉर्मल वाला निकालना। बात समझ में आ रही क्या? पक्का? आगे बढ़ेंगे। एंड द रिमेनिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹4,800। बचा हुआ स्टॉक कितने पे वैल्यू किया, 4,800, बराबर ना? कोई दिक्कत? तो पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक से क्या माइनस करूंगा मैं, 4,800 वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक से वैल्यू माइनस होती है, ये ध्यान में रखना। ओपनिंग स्टॉक से कॉस्ट माइनस होता है, लेकिन इस पिछले साल के ओपनिंग स्टॉक में क्या था, वैल्यू था, इसलिए अपन ने वैल्यू माइनस किया। समझा क्या? ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का विषय। अभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल का कॉलम रहने वाला। ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल का तो एज इट इज छाप देंगे ट्रेडिंग अकाउंट से, एबनॉर्मल को किस पे दिखाने का, मेरे को कॉस्ट बता। कॉस्ट मिसिंग फिगर, ओपनिंग स्टॉक में मिसिंग फिगर नहीं आएगा। वापिस वो दोनों लाइन पर, बोली लग रही मेरे को जैसे लगा। क्या कॉस्ट था 2021 में, कितने का बेचा, वो बेचा, वो सेलिंग प्राइस है, कितने का कॉस्ट का बेचा, वो सेलिंग प्राइस बेटा, हाफ ऑफ दिस गुड्स 10,000 का बेचा। मतलब जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था ना, उसका भले ही वैल्यू 4,800 रहेगा, उसका कॉस्ट कितना था, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में कितना आना चाहिए ओपनिंग स्टॉक में, 10। ऑब्वियसली 20 का हाफ बेचा 5,200, 12 वैल्यू है, उसका कॉस्ट कितना है, 12 इज द वैल्यू, समझा क्या? उसका कॉस्ट 20,000 है, और 50% कितना, हाफ बेचा, तो हाफ बेचा 5,200 में, ठीक है, लेकिन उसका कॉस्ट कितना था, 10,000। मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें आधे गुड्स थे, उसकी वैल्यू उन्होंने 4,800 बताई, वो जान दे, लेकिन उसका कॉस्ट कितना था, ये जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में मैं ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे बताता हूं, झेपा नहीं झेपा? आगे पढ़ेंगे।
खत्म नहीं होगा। 1/4 of the original stock was sold for ₹2,800 in February 22, मतलब करंट ईयर में, मतलब करंट ईयर के सेल्स में भी एबनॉर्मल सेल्स। झेपा क्या? अभी कितने का बेचा? 2,800, बराबर ना। आगे बोला गया है रिमेनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। अभी मुझे एक बात बता, बेचा 2800 में, सुनना, बेचा, उसकी कॉस्ट कितनी थी? क्वेश्चन पढ़ रहे, वो लाइन पढ़। 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक, ओरिजिनल स्टॉक कितने का था? 20,000 का, उसका 1/4 बेचा, 5,000 का बेचा, कितने में? 2,800 में, बराबर। अभी बचा कितना? करंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मल गुड्स का स्टॉक बचा कितना? कॉस्ट 5,000 का कॉस्ट बेचा, बचा, आया ना? हाँ, उसको कितने पे वैल्यू करना है? मतलब 3,000 पे। अभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इमेजिन कर, ओपनिंग स्टॉक में कॉस्ट कितनी थी? 10,000, माइनस बेचा कितने में? 2,800, माइनस क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू कितनी है? 3,000। अभी निकाला ना रे 60%, आया ना? इसका मतलब मेरा ग्रॉस लॉस कितना हुआ? 18,000। क्लियर है क्या बात? और ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बराबर। चलो सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं बचा अभी। इसमें क्या दिया है तुमको? साल्वेज स्टॉक 24,000 और पॉलिसी वैल्यू दिया है। साल्वेज स्टॉक कितना है? 24,000, और ये कितना है? पॉलिसी वैल्यू 3,00,000। ठीक है सर, एक बार फिर से बताओ बेटा, सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से और समझ में आएगा, डोंट वरी। उसके बाद डाउट रहता है तो पूछना। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 529। बोला था दुनिया हिलेगी, नहीं हिली? और यही अपन अगर नॉर्मली ऐसा पढ़ने जाए ना तो सिर दुखता। 2 लाइन पहले, 2 लाइन पढ़ के ऐसे लगता बस नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, है ना? बहुत इजी है, ब्रेक करके। डिवाइड एंड रूल किसके बुक्स में? अरे किसके बुक्स में अकाउंट बनाने के? एक्सेंट कम, एक्सेंट कंपनी के इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं नॉर्मल गुड्स का। हाँ हाँ लिखो, पीरियड क्या होगा? 1 Jan 21 टू 31 December 21। हिसाब समझोगे ना तो तुमको दिक्कत नहीं होगी अकाउंट्स बनाने में। हिसाब समझना बहुत जरूरी है। चल मैं लिख रहा हूं, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का कितना था? 76,800। इसमें से क्या माइनस करूंगा? 12,000। वही तो गलती कर रही तो, उसकी कॉस्ट 20 है, ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड 12,000 है ना वैल्यू। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे जीपी निकालने का है तेरे को, आया ना? तो कितना आया? 64,800। पिछले साल के परचेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। 2 परचेजेस, पिछले साल का परचेज 3,20,000। जो बोल रहा हूं सिर्फ उतना ध्यान में रखा और वैसे ही किया ना, तुमको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। उसके बाद सेल्स, पिछले साल के सेल्स में प्रॉब्लम था, मतलब एबनॉर्मल गुड्स का भी सेल था। तो पिछले साल का सेल कितना? 4,05,200। पिछले साल का एबनॉर्मल सेल्स कितना? 5,000। तो वो डायरेक्टली दिया जाएगा तुमको, उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना होता। हाफ ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹5,200 बोला है ना, तो सेल्स तो 5,200 है, वो माइनस कर, कितना बचा? 4 लाख। उसके बाद पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक
कितना दिया है 63,600, लेकिन इसमें कितनी वैल्यू इंक्लूडेड है, कितनी 4,800। वेरी गुड। तो 63,600 माइनस 4,800, 58,800। तो मेरे को मिलेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर में। $458,800 माइनस 64,800 माइनस 3,20,000, 74,000। तो therefore gross profit percentage is equal to 74,000 upon 4 lakhs into 100, 18.5%, 18.5%। ओके, अभी बनाऊंगा क्या, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये चैप्टर हो गया, डिपार्टमेंट का चैप्टर हो गया। हिसाब नहीं समझता ना, इसकी वजह से डिफिकल्ट जाता है। डिपार्टमेंट के चैप्टर के रिकॉर्डिंग्स की है क्या, जिसकी एग्जाम चल रही थी, जमे सारे, कोई डाउट नहीं है किसी में। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से किए। उन क्वेश्चंस में जनरली बच्चों को प्रॉब्लम जाता है। जिन्होंने नहीं किया है, देखो डिपार्टमेंट पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, पिछले टाइम में पूछा नहीं था। इसमें 2 कॉलम्स बनाएंगे, नॉर्मल, एबनॉर्मल। उसके बाद अगेन यहां पे भी नॉर्मल, एबनॉर्मल। उसमें ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल का ट्रेडिंग अकाउंट से छाप देंगे, कितना था 58,800, लेकिन एबनॉर्मल का 20,000 था, जिसमें से हाफ बेच दिया था पिछले साल ही, तो बचा कितना 10,000। मैं वापस लिख रहा हूं, ये अपने को कॉस्ट पे बताना होता है, तो इसका कैलकुलेशन भी बता देता हूं। 20,000 का हाफ, समझा। पिछले साल के परचेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तो पिछले साल का परचेज 1,08,000, लेकिन पिछले साल के सेल्स में एबनॉर्मल सेल्स था, और एबनॉर्मल सेल्स कितना था, उसकी अमाउंट दी है क्या, या कैलकुलेशन है। वन फोर्थ ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक वॉज सो, अरे अमाउंट दिया ना 2,800, वैसे क्या कर रहे हैं, है ना। तो फिर 2,800 डायरेक्टली गिवन है, तो फिर नॉर्मल सेल्स कितना होगा, तो टोटल सेल्स कितना था 122,800 में से 2,800 मेरा एबनॉर्मल था, तो 1,20,000 मेरा नॉर्मल सेल्स रहेगा। अगर सेल्स की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है तो वही छापने की, अगर कैलकुलेशन गिवन है तो वर्किंग नोट बनाने। समझा क्या। चल तेरे को नॉर्मल सेल्स मिला ना, तो नॉर्मल सेल्स का जीपी भी तो निकाल सकते, कितना 1,20,000 का 18.5%, 22,200 बराबर। मैं यहां लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल का बैलेंसिंग फिगर में मिल जाएगा 58,800 प्लस 1,08,000 प्लस 22,200 माइनस 1,20,000, 69,000 बराबर। लेकिन एबनॉर्मल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बोला कि बचा हुआ 60% के वैल्यू पे बताना है। तो पहले तो मेरे पास स्टार्टिंग में कितना था, मेरे पास स्टार्टिंग में था 10,000 बराबर ना। इसमें से बेचा कितना, सुनना, बेचा कितना है, तो माइनस कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट में बता रहा हूं 20,000 का 1/4 बेचा,
बराबर ना, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट बेचा है, तो ओरिजिनल कॉस्ट वाज 20,000, तो 10,000 में से ये अगर माइनस करोगे, जितना भी बचा उसको मल्टीप्लाई करोगे 60% से, क्योंकि उसको 60% पे बताया, समझा क्या? तो फिर 10,000 माइनस 5,000 इंटू 60% कितने पे बताया? 3,000 पे। और ये वर्किंग नोट बनाना, सेम कैलकुलेशन है, मैं यहां किया हूं, तुम वर्किंग नोट में करना। झेप रहा है क्या? तो मुझे बताना अभी, मेरा नॉर्मल का तो क्लोज हो चुका है ना, मेरे को एबनॉर्मल का क्लोज करना है। किधर डिफरेंस है? ऑब्वियसली क्रेडिट में डिफरेंस है। कितने का? 4,200 का निकाला थोड़ी देर पहले अपन ने। तो ये क्या है? ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल केस में। क्या बातें चल रही है जुई? किधर 10,000 माइनस है ये? अरे बाबा 1/4 ऑफ द ओरिजिन, अरे 10,000 ओपनिंग स्टॉक था ना, ओपनिंग स्टॉक में से इस साल जितना बेचा, बचा मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक, उसके 60% का वैल्यू निकालना है ना। तेरे पास 2020 में कितना था एबनॉर्मल? 20। 2021 में कितने का बेचा? हाफ, मतलब 10,000 बेच दिया, तो 2021 में क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल कितना था? 10। 2022 के ओपनिंग स्टॉक में कितना था? 10। लेकिन 2022 में तूने कुछ बेचा ना, जो बेचा वो हटा दिया, तो बचेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, और उसको 60% पे वैल्यू करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो ओपनिंग स्टॉक माइनस करंट ईयर सेल करूंगा तो फिर क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना। तो 10,000 इज ओपनिंग स्टॉक, इसमें से माइनस किया करंट ईयर सेल्स, करंट ईयर सेल्स इज 20,000 का 1/4, क्योंकि बोला है 1/4 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो बचा कितना? पे 10,000 में 20,000 का 1/4 कितना है? 5। तो 10,000 में से 5 गया, बचा कितना? 5। उसका 60% मतलब 30,000 आया, 3,000 आया। समझा क्या? हो गया खत्म। क्या तो टाइम लगा अपने को। इसके बाद क्या निकालना है अपने को? लॉस ऑफ स्टॉक। तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, उसमें वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये था 69,000 प्लस 3,000, कितना? 72,000 माइनस स्टॉक साल्वेज या साल्वेज स्टॉक, कुछ भी लिख दो, कितना? 24,000। देयरफॉर लॉस ऑफ स्टॉक 48,000, बराबर। पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है? हाँ, तो फिर मुझे एक बात बताना, मेरा वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था? 72,000, एंड पॉलिसी वैल्यू इज मोर, तो फिर फुल्ली इंश्योर्ड हो गया, तो फिर क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक। आया ना? तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिख दो, इसमें ये थोड़ा सा अलग है, इसमें लिख दो एज पॉलिसी वैल्यू इज मोर देन वैल्यू ऑफ स्टॉक on the date of fire, therefore claim will be equal to loss or policy value whichever is lower। याद है मैंने लिखवाया था। तो लॉस है कितने का? 48,000 का, और पॉलिसी वैल्यू है 3 लाख का, दोनों में लोअर क्या है? 48,000। देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू रुपीज 48,000। अभी क्वेश्चन थोड़ा मेरे हिसाब से फ्रेम कर देना, तो मैं पॉलिसी वैल्यू 30,000 बताता, देन पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन
वैल्यू ऑफ स्टॉक, लॉस के साथ कभी पॉलिसी वैल्यू को कंपेयर नहीं करना, वैल्यू ऑफ स्टॉक के साथ कंपेयर करना। आग लगने के दिन तेरे पास स्टॉक कितना था, तूने अगर उससे कम का पॉलिसी वैल्यू निकाला है, मतलब तूने अंडर इंश्योरेंस किया, और फिर लगता है एवरेज लॉस। आया ना? लेकिन अभी इन्होंने 3 लाख बोलते, 3 लाख, और क्वेश्चन तो आंसर देके गया तो नीचे टैली हो रहा है 48,000। आया ना? कोई दिक्कत? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दीप अभी बता, समझा क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डाउट पूछो। गर्म हो रहा है क्या? मेरे को गर्म होने लग गया। क्लियर? ऋषिकेश बोल रहा है समझा। और इंश्योरेंस क्लेम पे क्वेश्चन आता, इंश्योरेंस क्लेम पे क्वेश्चन आता एवरी अटेम्प्ट में, ऐसा समझ। और इंस्टीट्यूट का फेवरेट है एबनॉर्मल गुड्स का एडजस्टमेंट। और मैं तुमको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं उसको कैसे करने का। आया ना? तो मैं बोल रहा हूं कि या तो समझो, या तो फिर मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करो खाली, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खाली एडजस्टमेंट को इंटरप्रेट ध्यान से करना, क्योंकि तुमको ना अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितने का कॉस्ट था, कितने का वैल्यू था, कितने का बेचा तो फिर ओपनिंग स्टॉक में कितने का कॉस्ट बचेगा। समझ रहे हो क्या? इसलिए ये कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, और होम बुक में इसको सेल्फ बेसिस पे करो। और करते समय ना माइंड में अपने लैंग्वेज में बोलो, मतलब हिंदी मराठी जो भी होगा। तो इंग्लिश में बोलना चाहता है इंग्लिश में बोल लो, लेकिन अपनी भाषा में मन में बोल के करो। जब बोल के करोगे ना तो ऐसा समझ लेना खुद को समझा रहे हो, और जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना पूरा करने में, मतलब समझ जाना कि खुद को समझा चुके हो, समझ गया है तुम। झेप रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर, ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दिया है ना, इसके लिए अपने को मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर, सॉल्व का क्वेश्चन नंबर 1 करना पड़ेगा, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। और यहां थोड़े से लॉजिक अलग बैठेंगे। अगेन गुड क्वेश्चन। बातें बंद करो, अब भी खोल रहे हो मॉड्यूल? आगे जो आगे आ जाओ। अब फिर एक साथ झुंड बना के बैठना क्यों है तुमको? चलो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर है 509। सुनना, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, तुमको तकलीफ नहीं होगी इस क्वेश्चन में। अगर तुम नहीं सुनोगे ठीक से तो तुम्हारे मन में डाउट रहेंगे, और वो डाउट ना तुमको आगे कंसंट्रेट करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो उन्हें दिमाग शांत रखो, पूरा चैप्टर इसके आगे का ऐसा है। आपस में बिल्कुल बात मत करो, फुल कंसंट्रेशन रखो। अगर जगह कम गिर रही है ना तो वो भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, आगे आके बैठ जाओ, और अकेले बैठोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सीरियसली बोल रहा हूं, आगे की कैलकुलेशंस ऐसे है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो डिफिकल्ट है, खतरनाक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से अगर शांति से बने नहीं रहोगे ना तो फिर तुम किधर ना किधर तो भटक जाओगे, और 1 मिनट के लिए भी अगर भटक गए तो समझो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुमको भी बोल रहा हूं, किसी का भी फोन आ रहा है कट करो, मेरे को अगर यहां से कोई ऑफलाइन जाते हुए दिखा मैं उसको यहां से ब्लॉक कर दूंगा। A fire occurred on 15 September 21, आग कब लगी? 15 September 21 in the premises of said and company from the following figures calculate, जो भी अपने को कैलकुलेट करना रहता वो।
इंफॉर्मेशन देखोगे तो तुमको नॉर्मल तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन है। जैसे अगर 15 सितंबर को आग लगी है 2021 के, तो मेरे को 1 जन 20 का स्टॉक दिया, ये पिछले साल का है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। 1 जन 21 का स्टॉक दिया है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का और ओपनिंग स्टॉक इस साल का, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है। उसके बाद परचेजेस पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस इस साल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स इस साल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सर क्या तो है, वही तो है जो अभी तक देखते आ रहे, तो डेटा वही दिया होगा, एग्जामिनर खेलेगा एडजस्टमेंट में तुम्हारे साथ। और यहां पे एडजस्टमेंट देख, बोला ड्यूरिंग द करंट ईयर कॉस्ट ऑफ परचेज हैज राइजन बाय 10% अबव लास्ट ईयर्स लेवल। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मेरा परचेज क्या हुआ है, 10% से इंक्रीज हुआ है, मतलब मेरा कॉस्ट इंक्रीज हुआ है 10%। आगे बोला गया सेलिंग प्राइस हैज गॉन अप बाय 5%। पिछले साल के कंपैरिजन में सेलिंग प्राइस इस साल 5% से ज्यादा है। बस ये इतनी लाइन, और यहां पे तुम्हारे सोल्यूशन में से मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट गायब हो गया। हम बनाने भी नहीं वाले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे लेकिन इस साल का नहीं बनाएंगे, पिछले साल का बनाएंगे। मतलब सर ट्रेडिंग अकाउंट भी पिछले साल का और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी पिछले साल का। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का क्यों, जीपी परसेंटेज निकालने, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का क्यों, टू कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। लेकिन सर आग तो इस साल लगी है, तो फिर पिछले साल का स्टॉक कैलकुलेट करके क्या करोगे। बिलीव मी, इस तरीके से करोगे जो मैं बता रहा हूं वो ज्यादा इजी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर, हाँ 509, सेन एंड कंपनी केस में ट्रेडिंग अकाउंट। अभी यहां पे नॉर्मल एबनॉर्मल है ही नहीं, नो एडजस्टमेंट ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल। पीरियड है 1 जन 21 से लेके 31/12/21, बराबर ना। पीरियड में गलत मत होना, या तो तुम लिख सकते हो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20, कुछ भी लिखो। लास्ट ईयर 21 था ना, वही तो बोल रहा हूं, मेरे को बोलो। 1 जन 20 से लेके 31/12/20। ठीक है, सारे नॉर्मल तरीके से टू ओपनिंग स्टॉक, इसमें दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। टू ओपनिंग स्टॉक बोल कितना, 40,000। पिछले साल का परचेज, टू परचेजेस 80,000। पिछले साल का सेल्स, बाय सेल्स 1,20,000। और फिर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000। तो फिर यहां पे मुझे मिलेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर, और ये मेरा अकाउंट क्लोज। एक 80 माइनस एक 20, 60,000 आया क्या, एक 80 पे टैली होगा। जीपी परसेंटेज इज इक्वल टू 60,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100, यह आएगा 50%। डाउट है क्या किसी को 50% में, पक्का ना। इसके बाद बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, पीरियड अगेन 1 जन 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020। दिसंबर 2000। और अगर किधर भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना तो पूछ लेने का डायरेक्टली,
ठीक है। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, है ना। तो मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था 60,000, तो यहां पे भी आएगा 60,000। पिछले साल का भरा रहे रैंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जो पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक था वही पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक था। कंफ्यूज मत हो, तुमको भटकाने के लिए बहुत आएंगे मेरे जैसे, भटको मत। इसके बाद नेक्स्ट सुनना ध्यान से, टू परचेजेस मैं अलग तरीके से बना रहा हूं, सुनना ध्यान से। मेरा इस साल का परचेज कितना था, इस साल का परचेज 1,76,000 था, बराबर ना। और बोला कि इस साल का परचेज जो है ना वो पिछले साल के कंपैरिजन में 10% ज्यादा है। मतलब 1,76,000, मतलब मैं इस साल के डेटा के बेसिस पे पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जाऊंगा, तो मेरा परचेज कितना होना चाहिए था, 1,60,000। ये 110 मैजिक फॉर्मूला वापस, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 10% ज्यादा है ना परचेज, आया ना। तो पिछले साल 100 हुआ होगा, इस साल 110 है, तो इस साल 110 है, तो मेरे को इस साल के बेसिस पे पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो फिर मैं यहां लिखूंगा 1,76,000 110 के बराबर है, तो 100 कितना, बोल। 1,60,000। कोई दिक्कत। उसके बाद बाय सेल्स, इस साल का सेल्स कितना है, 2,10,000 में इस साल के बेसिस पे पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, और इस साल 5% से बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है 105 के बराबर। मेरे को कितना चाहिए, पक्का क्या, तो कितना आया, 2 लाख। भरोसा रखू, 2 लाख। और मेरा जीपी परसेंटेज क्या था, 50%, तो मैं निकाल सकता ना, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, 2 लाख का 50% यानी 1 लाख, बराबर। तो इसका मतलब मेरे को क्लोजिंग स्टॉक मिला बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर 40 प्लस 160 प्लस 1 माइनस 2 लाख, कितना आया, गड़बड़ हो रही कुछ तो। अच्छा एक सेकंड रुकना, इधर 21 करो पीरियड, इधर 21 करो पीरियड। मैं इस साल के बेसिस पे बना रहा हूं, लेकिन पिछले साल के वैल्यू पे, समझा क्या। इसीलिए तो डिवाइडेड बाय 110 करके 100 किया, डिवाइडेड बाय 105 करके 100 किया, समझा क्या। तो अगर मैं पीरियड चेंज कर देता हूं ना, तो मेरा ये चेंज हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। वो बता कितना है, 60,000। और अभी बता कितना आएगा, 1,20,000, बराबर ना। सुनना, ये स्टॉक मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो आया वो प्राइसेस चेंज होने के पहले वाला आया, क्योंकि मैंने जो भी फिगर्स लिए ना वो चेंज हटा दिया है मैंने प्राइसेस का। परचेज से 10% इंक्रीज हटा दिया, सेल से 5% इंक्रीज हटा दिया, तो मेरे को इस साल का क्लोजिंग स्टॉक मिला। लेकिन स्टॉक तो मैंने परचेज किया है, और परचेज मेरा जो है वो 10% से इंक्रीज हुआ है, आया ना। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज इक्वल टू 1,20,000 प्लस 10%, क्योंकि मेरा परचेज कितने से चेंज हुआ था, 10% से, तो ये 12,000 बढ़ेगा, मतलब 1,32,000।
अभी करो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। साल्वेज दिया है ना, उसमें वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फाइल 1,32,000 माइनस साल्वेज्ड स्टॉक कितना है 4,000। देयरफॉर लॉस ऑफ स्टॉक 1,28,000। पॉलिसी वैल्यू दिया है क्या, तो फिर क्लेम भी कितना होगा, देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू ₹1,28,000। हमने क्या किया, अगर मान ले तेरे को ऐसा बोला है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का परचेज ज्यादा है या कम है, सेल ज्यादा है कम है, तो ठीक है, पिछले साल का नॉर्मल तरीके से पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना, जीपी परसेंटेज, उसके बाद इस साल के जो फिगर्स दिए ना उसमें से चेंज हटा, तो बना रहा है इस साल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। तेरे को एक बार वो मिल गया तो उससे तेरे को क्लोजिंग स्टॉक निकालते आएगा, वो क्लोजिंग स्टॉक निकाल, और इस साल वो पिछले साल के कॉस्ट के हिसाब से रहेगा क्लोजिंग स्टॉक, और इस साल कॉस्ट कितने से बढ़ा है 10% से, तो फिर इस साल का वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, पिछले साल के बेसिस पे जो अपन ने इस साल का स्टॉक निकाला ना उसका 10% ज्यादा। समझा क्या, और उस हिसाब से फिर तू ये निकाल सकता। तू अगर इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन चेक करेगा तो वो बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से दिया हुआ है, मतलब उन्होंने करंट ईयर के भी कैलकुलेशंस किए, और करंट ईयर के कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है। तो मैं वही बोल रहा ना, यही तो गलती हुआ अपने से भी, ये करंट ईयर का छे लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। समझा क्या, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें तो चेंज नहीं है ना, तो इस साल के ओपनिंग स्टॉक में भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए ये सेम है, क्योंकि चेंज इस साल हुआ है तो इस साल के परचेज में चेंज हुआ है, पिछले साल के स्टॉक में थोड़ी ना चेंज हुआ है। तो इसीलिए जब अपन पिछले साल के बेसिस पे इस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें अपन वो स्टॉक हमारा सेम आएगा ओपनिंग वाला, लेकिन परचेज देख, परचेज 1,176 दिया था करंट ईयर का, उसने लिया 160, अपन ने ये वाला कॉलम सॉल्व किया डायरेक्टली, हमने करंट ईयर का कॉलम बनाया ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, उससे परचेज और सेल्स की जगह पे उसका कैलकुलेशन अपन मैजिक फॉर्मूला के हिसाब से दिखा दिया। समझा क्या, तो मेरे को ये वाली अमाउंट मिल गई 1,20,000, उसमें मैंने 10,000 जोड़ दिया, 10% जोड़ दिया, तो मेरे को क्या मिल गया, वैल्यू ऑफ स्टॉक 1,32,000। और भगवान कसम ये किधर से आया और क्यों आया मेरे को नहीं मालूम। समझा क्या ये क्यों है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अरे लेकिन किस ओपनिंग स्टॉक पे क्यों, 60,000 इज द ओपनिंग स्टॉक और बोल रहे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो आंसर अपना टैली हो गया, और सेम क्वेश्चन है, सेम नंबर्स अलग है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क बोला था। समझा क्या, करोगे पक्का, ओके, हाँ, एक ही घंटा हुआ क्लास अभी। इसमें बचा, अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, अच्छा 2 भी बाकी नहीं क्या, हम्म
चलो इसको भी गुड मार्क करो। फिर कैलकुलेशन थोड़े से चेंज हो, एंड अगेन कंसंट्रेशन लेवल हाई। कौन गया ऑनलाइन में से? करे स्टार्ट, इसके बाद लगा तो ब्रेक ले, क्योंकि नया मेथड चालू करना है। नया मेथड का एक्सप्लेनेशन ही चलेगा 1 घंटा, और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ हाँ, चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे। और क्वेश्चन पढ़ के तुमको क्या समझ में आता बोलो मेरे को। नहीं नहीं, डेटा थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट किया, लॉजिक वही रहने वाला है। सुन, बोला गया मिस्टर एक्स गो डाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 1 जून 22, और 31 दिसंबर 21 का बैलेंस दिया, मतलब मेरा करंट ईयर है 2022, मेरा लास्ट ईयर है 2021। When the goods in stock were insured for rupees 60,000, this is policy value. The following particulars are given. आपको पिछले साल का बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है, बैलेंस शीट नहीं दिया, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट। उसमें क्या दिया, लाइबिलिटी साइड में तुमको क्रेडिटर्स दिया 20,000 का, और एसेट साइड में तुमको स्टॉक दिया है 36,000, जिसमें इंक्लूडिंग गुड्स होल्ड बाय द एजेंट 2,000, मतलब अपने ही गुड्स है लेकिन एजेंट के पास है, और डेटर्स दिए है 70,000। और फिर ट्रांजैक्शन अप टू 31 मई, आग 1 जून को लगी तो 31 में, मतलब एक दिन के पहले तक का ट्रांजैक्शन दिया तुमको, आया ना, मतलब इस साल के ट्रांजैक्शन से। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव, और बैलेंस 31 मई 22 का डेटर्स और क्रेडिटर्स का। मुझे बताना इस इंफॉर्मेशन को किससे कनेक्ट कर पा रहा है? वेरी गुड। हम निकालेंगे परचेज और सेल्स। ये सारा डेटा अपन ने यूज किया था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में, हमने जहां पे डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए, वही लॉजिक यहां पे लगाना है अपने, सेम लॉजिक यहां पे लगाना है। और हम परचेज सेल्स निकालेंगे कब का? करंट ईयर पीरियड, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, आया ना। तो डेटा देख के अपन, मतलब नॉर्मल ऐसे देखा तो ऐसे लगता है कि क्या है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे ना तो लगेगा तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, अरे इससे तो ये मिलने वाला, और ये चीज अपन पहले कर चुके, तो वहां का लॉजिक सिर्फ यहां लग रहा है, आया ना। तो नॉलेज लिया हुआ है अपन ने। इस पे क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा? सो हम लेट्स फोकस ऑन द लेक्चर फर्स्ट, फिर मैं बताता तेरे को कितने मार्क्स का आएगा, डिस्ट्रैक्ट मत। अभी दिमाग में ना सिर्फ ये चलना चाहिए कि आगे का क्वेश्चन कैसा होगा, मतलब क्या सीखने मिलेगा हर एक अगले क्वेश्चन से, यही फोकस होना चाहिए। सीखने का माइंडसेट रखो सर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, और यही खतरनाक इंफॉर्मेशन दिया है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वाला इंफॉर्मेशन क्या दिया, डेटर्स ऑन 31 मई 22, 31 मई 2022 के जो डेटर्स है, डेटर्स, इट इंक्लूडेड एन अमाउंट ओइंग फ्रॉम द एजेंट फ्रॉम सेल्स टू डेट ₹4,000 लेस 10% कमीशन एंड हिज एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹100 ऑन 31 मई 2020। बोला गया इस साल के जो डेटर्स है ना, इस साल मतलब 31 मई का जो डेटर्स का बैलेंस है, इसमें 4,000 रुपया एजेंट से आना है फ्रॉम सेल्स, मतलब मैंने उसको सेल्स किया, बराबर ना। हाँ, मैंने अगर उसको सेल किया है 4,000 रुपए का, और मैंने बोला है कि तेरे को 10% कमीशन रहेगा, तो 4,000 पे 10% कमीशन 400, 3600, और उस पे 100 रुपए उसका खर्चा,
3500, बराबर ना, आया ना। ये मैं इस साल के डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस लूंगा ना, उसमें से माइनस करूंगा 3500, उसमें से क्या करूंगा, माइनस करूंगा 3500। क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि उसने ना अभी तक बेचा नहीं आगे, वो जब बेचेगा तो वो पैसा मेरे को आ जाएगा। मेरे को इस साल, वो छोड़, मेरे को इस साल क्या निकालने का है डेटर्स अकाउंट से, सेल्स, बराबर ना, आया ना। हाँ, सेल्स क्यों निकालना है, क्योंकि मेरे को स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालना है। अभी मान ले मैंने इतने गुड्स एजेंट को भेज दिए, 4000 रुपए के गुड्स एजेंट को भेज दिए, बराबर ना। हाँ, अब ये 4000 के गुड्स अगर मैंने उसको भेजे, तो क्या वो गुड्स मेरे पास गोडाउन में थे, आग लगने के टाइम पे वो गुड्स गोडाउन में थे, एग्जैक्टली, इसीलिए मैं उसको माइनस कर दूंगा, ताकि मेरा जो सेल्स निकले वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होके निकले। समझा क्या। अभी माइनस कितना करूंगा, तो 3500 माइनस करूंगा। क्यों, क्योंकि 10% कमीशन मेरे को उसको देना था, आया ना, और 100 रुपीज का उसका खर्चा भी उसको देना था, तो इसलिए 3500 डेटर्स में से माइनस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बोला गया, जो सेल्स था ना, सेल्स, इसमें 1600 रुपए का सेल्स था, जिसको अपन ने रेड्यूस, उसका सेलिंग प्राइस रेड्यूस किया है 50% से, उसका सेलिंग प्राइस रेड्यूस किया है 50% से। मतलब मेरे सेल्स में 1600 का एक सेल है, ये सेल ऑलरेडी 50% रेड्यूस करके दिया हुआ है। इसका मतलब इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस होना क्या चाहिए था, 3200, 1600 डिवाइडेड बाय 50%, 3200। सुनना, 3200 का नॉर्मल सेलिंग प्राइस इसका रहना चाहिए, बराबर ना। हाँ, मैं 2 मिनट नीचे के एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। बोला गया द नॉर्मल मार्कअप इज 50%, मार्कअप मतलब प्रॉफिट, मार्कअप मतलब ऐसा समझ ले जीपी मार्जिन या जीपी परसेंटेज, कितना है, 50% ऑन कॉस्ट एंड एक्सेप्ट द अबव आइटम्स, इसको छोड़ के ऑल सेल्स कैन बी अज्यूम टू बी एट द फुल सेलिंग प्राइस, बराबर ना। हाँ, तो ऑब्वियसली 3200 का सेलिंग प्राइस कितना रख दिया अपन ने, 1600, और उसमें बेच दिया अपन, बराबर ना। हाँ, तो 1600 का सेलिंग प्राइस था, नॉर्मल सेलिंग प्राइस था 3200। क्या मेरे को तुम इसका कॉस्ट बता सकते हो, ये 3200 रुपए का नॉर्मल सेलिंग प्राइस था, लेकिन उसका कॉस्ट क्या हुआ होगा, उसका कॉस्ट क्या हुआ होगा। बहुत सिंपल है, थर्ड एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी उसके लिए सिर्फ। सेलिंग प्राइस था 1600 बेटा, उसका इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तेरे को कुछ बटन दबाने पड़ेंगे। क्रांति सॉल्व कर, बत्तीस सौ सेलिंग प्राइस है उसका, नॉर्मल सेलिंग प्राइस होना चाहिए था, वो मान ले नॉर्मल है, इसकी वजह से अपन ने उसको 1600 में बेच दिया। एक्चुअल सेलिंग प्राइस 1600, उसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस 3200। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में उसका कॉस्ट क्या हुआ होगा, मेरा कॉस्ट क्या होता, मेरे सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में होगा ना, 1600 उसका एबनॉर्मल सेलिंग प्राइस है। मैं बोल रहा तुमको थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो उसके लिए, तो तुमको समझेगा। हे भगवान, अरे बेटा सुन, मेरे को सेलिंग प्राइस मिला 3200, वेरी गुड। अरे सुन ना, इधर ध्यान दे, अगर सेलिंग प्राइस, नॉर्मल सेलिंग प्राइस 3200 है, और नॉर्मल सेलिंग प्राइस आती कैसे है, बाय एडिंग 50% ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब मैं 3200 को बोल सकता हूं 150 के बराबर है, क्या, हाँ, तो 3200 150 के बराबर है, तो 100 कितना होगा, 2133। और मैंने इसको बेचा कितने में,
1600 में, मतलब 533 का लॉस हुआ है, ग्रॉस लॉस। समझा क्या? एबनॉर्मल लॉस नहीं समझा? उसके आगे कंटिन्यूएशन में बोला एंड ऑल्सो ₹6,000 रिड्यूस बाय 25%। मतलब एक आइटम था जिसका 1600 रुपया एबनॉर्मल सेलिंग प्राइस था, वो एबनॉर्मल कैसे हुआ? तो सेलिंग प्राइस का 50% लेस करके उसको बेच दिया, नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 50% लेस करके उसको बेच दिया। एक और आइटम था जिसको अपन ने एबनॉर्मल बोल के बेचा, और वो बेचा 6,000 रुपए में, तो उसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या होगा? नॉर्मल सेलिंग प्राइस पिछले इसमें 50% था, इसमें 25% है, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस नहीं, नहीं। मेरे को मालूम है तुम क्या कर रहे, डिवाइडेड बाय 50% किया, तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 25% कर। वेरी गुड, 8,000। अरे बाबा 25% लेस करके 6,000 में बेचा ना, तो 6,075 के बराबर है ना, तो तेरे को सो चाहिए 8,000। ये 8,000 नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, तो इसका कॉस्ट क्या हुआ होगा? वेरी गुड, 5,333। और 5,333, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड ऋषिकेश। और 5,333 इसका अगर कॉस्ट प्राइस है, इसको बेचा कितने में, मतलब इस पे मैंने प्रॉफिट कमाया 667 रुपीज का। समझा क्या? दो एबनॉर्मल आइटम्स बेचे, एक पे लॉस हुआ है पता नहीं कितना, अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था, और एक पे प्रॉफिट हुआ है 667 का। लॉस मेमोरेंडम ट्रेडिंग के क्रेडिट में बताएंगे, प्रॉफिट मेमोरेंडम ट्रेडिंग के डेबिट में बताएंगे। समझा नहीं समझा? पक्का? उसके बाद ऑल द गुड्स वर डिस्ट्रॉइड, सारे गुड्स डिस्ट्रॉय किए, लेकिन मैं जब क्लोजिंग स्टॉक बताऊंगा ना, क्लोजिंग स्टॉक, उसमें दो पार्ट्स करूंगा, एक गोडाउन का, एक एजेंट के पास। और इस साल मैंने एजेंट को कितना सेल किया था बता मेरे को, इस साल एजेंट को कितना सेल किया? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दो पार्ट्स में बताऊंगा, एक गोडाउन जो आग लग के खत्म हो गया, और एक मैंने जो एजेंट को भेजा है आगे बेचने के लिए। समझ रहा है क्या? तो एजेंट को मैंने इस साल कितना भेजा, मतलब मेरा कितना स्टॉक। हाँ, हाँ, 7,600, वेरी गुड। सुनना, 7,600 कैसे? 4,000 उसने दिए हैं, और 3,600 का माल अभी भी उसके पास पड़ा है, मतलब मैंने टोटल उसको कितना बेचा होगा? 7,600। सुनना, मेरी एक बात सुनना, 7,600 सेलिंग प्राइस है ना, कॉस्ट बता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे आता। 5067, वेरी गुड। ईच एंड एवरी कैलकुलेशन हैज बीन डिस्कस्ड। नहीं आ रहा? थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ बेटा, मार्कअप को मैंने जीपी परसेंटेज लिखा है। ₹50 प्रॉफिट कॉस्ट पे है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। कितनी बार मैजिक फॉर्मूला समझाना पड़ेगा तुमको? ऊपर से ऊपर का ऊपर के रिलेटेड था, लेकिन जनरली जो बेचा जा रहा है वो 50% मार्कअप पे बेचा जा रहा है ना, कॉस्ट के। आया ना? तो यहां पे ना सुन, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, नॉर्मल एबनॉर्मल कॉलम नहीं बनेंगे यहां पे। क्यों है? आगे उठ के ठंड लग रही है? सुन रहे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, अभी तुमको लगेगा सर एबनॉर्मल आइटम दिए हैं तो नॉर्मल एबनॉर्मल कॉलम बनाओ, नहीं बनाएंगे, क्योंकि अपने को कोई वैल्यू, कोई पिछले साल का हिसाब नहीं बोला है। समझ में आ रही क्या बात?
तो इसीलिए एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एक ही कॉलम में एबनॉर्मल के भी ट्रीटमेंट्स देंगे और नॉर्मल के भी ट्रीटमेंट्स देंगे। समझा? चलो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 500। कौन सी कंपनी है? तो मिस्टर एक्स बनाएंगे अपन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1/1/2022 से लेके 31 मई 2022। थोड़ा सा बड़ा बनेगा, नॉर्मली जितना बनता है उससे बड़ा। पॉलिसी वैल्यू दिया है क्या? दिया है ना? ठीक है ना? तो कुछ लाइन छोड़ना और फिर पहले वर्किंग नोट कंप्लीट कर लेंगे। वर्किंग नोट 1, डेटर्स अकाउंट। वर्किंग नोट 2, क्रेडिटर्स अकाउंट। सबसे पहले डेटर्स अकाउंट कंप्लीट करेंगे। मेरा हो गया, मैं स्टार्ट करता हूं। डेटर्स का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस शीट से मिलेगा 70,000। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये यहां पे लिख रहा हूं मैं, सुन, 70,000 माइनस 3,500। लॉजिक बताया मैंने इसका तुमको। हाँ, कितना? 66,500। अभी क्वेश्चन देखेंगे वापस एक बार। ओपनिंग डेटर्स ले लिया, हाँ। क्लोजिंग डेटर्स ले लिया, हाँ। और एडजस्टमेंट नंबर 1 का फर्स्ट ट्रीटमेंट कर दिया अपन ने, बराबर? यस। अभी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंट्री क्या करते तुम? कैश टू डेटर्स, तो डेटर्स को क्रेडिट कर बाय कैश। कितना? 3,40,000। उसके बाद बैड डेट्स दिया है, तो बाय, हाँ, राइट ऑफ करना मतलब फर्स्ट एंट्री पास हो गई क्या? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। फिर होता है ट्रांसफर, या तो पीएल में जाएगा या तो पीबीडी में जाएगा। याद आ रहा है फर्स्ट चैप्टर? बैड डेट्स कितना? 3,500। तो मैंने 340 3.5 ले लिया। और कुछ है डेटर्स के रिलेटेड? नहीं। तो यहाँ पे आएगा अपने को टू सेल्स बैलेंसिंग फिगर। तो 340 प्लस 3.5 प्लस 66,500 माइनस 70, 3,40,000, बराबर? उसके बाद क्रेडिटर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट से 20,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन, नीचे के इंफॉर्मेशन से 30,000। अरे बोलते क्यों नहीं तुम लोग? उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2,20,000। मुझे बताइए इसकी एंट्री क्या करते हैं अपन? क्रेडिटर्स टू कैश, तो क्रेडिटर्स को डेबिट कर दो टू कैश। कितना? 2,10 ना, 2,20। और डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट कौन देता अपने को? क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस और कम करना पड़ेगा, टू डिस्काउंट 1,000। तो यहाँ पे आएगा बाय परचेज बैलेंसिंग फिगर। तो ये 221 प्लस 30 माइनस 20, 2,31,000।
2,31,000। क्लियर है? पक्का? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, टू ओपनिंग स्टॉक, बैलेंस शीट से दिखेगा कितना है, 36,000। अगर तुमको इसको दिखाना है तो अलग करके बता सकते हो, एट गोडाउन और विद एजेंट, एजेंट के साथ था 2,000, तो बचा ऊपर का 34,000 गोडाउन पे। उसके बाद टू परचेज वर्किंग नोट 2,31,000। बाय सेल्स, सुन, सेल्स को मैं अलग अलग करके बताऊंगा, सेल्स को मैं अलग अलग करके बताऊंगा। एक वर्किंग नोट बना रहा है यहाँ पे, वर्किंग नोट 3, सेल्स 2,40,000 आया है। इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, सेकेंड पार्ट में और दो पार्ट होने वाले, पहले इसका करते हैं। एक होगा क्या, नॉर्मल सेल्स, हाँ ठीक है बाबा, 3,50,000, अच्छा हुआ बताया, नहीं मतलब सच्ची में अमाउंट क्या हो जाते थे, गलत हो जाते। एबनॉर्मल सेल्स, एबनॉर्मल कितने टाइप के दिए, दो, बराबर ना। एक एबनॉर्मल सेल्स 1, ये है 1,600 का, और एबनॉर्मल सेल्स 2, ये है 6,000 का। तो टोटल एबनॉर्मल सेल बोल सकता 7,600, बराबर ना। तो नॉर्मल सेल्स 3,40,000 माइनस 7,600, दैट इज इक्वल टू 332,400, 332,400, बराबर। ये वर्किंग नोट पूरी कर लेते हैं। जो 1,600 का एबनॉर्मल सेल्स 1 था, इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या था, तो 1,600 अपॉन 50 इंटू 100, ये आया 3,200, बराबर, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। और इसका कॉस्ट प्राइस क्या था, तो 3,200 125 के बराबर नहीं रे, 150, 150 के बराबर है, तो 100 कितना, 2133। therefore loss on abnormal sales 1, 2133 कॉस्ट माइनस बेचा 1,600 में, दैट इज इक्वल टू 533, बराबर ना। और सेम कैलकुलेशन यहां पे, एबनॉर्मल सेल्स टू 6,000 का था, इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तो 6,000 कितना परसेंटेज लेस किया था, 25, मतलब ये 75 है, तो 100 कितना, 6,000 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, 8,000। इसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ होगा, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, 5,330। देयरफॉर, सॉरी, यहाँ पे प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि 5,330 का एबनॉर्मल सेल्स किया 6,000 में, तो देयरफॉर प्रॉफिट ऑन एबनॉर्मल सेल्स 2, ये आया 6,000 माइनस 533, 667। सुनना ना, ये मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, और ये मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करूंगा।
अर्जेंट है? इससे अर्जेंट, इससे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? हाँ चलो, तो फिर बाय सेल्स नॉर्मल, ये पूरा वर्किंग नोट 3 से आया है ना। नॉर्मल 332 400, फिर एब नॉर्मल 7600, दोनों को मर्ज कर दिया ना, अलग अलग क्यों बताना है? हो गया, यहां तक लिख लिया। उसके बाद बाय एबनॉर्मल लॉस वर्किंग नोट 3 533 और 2 एबनॉर्मल प्रॉफिट अगेन वर्किंग नोट 3 667। हो गया इतना, कोई दिक्कत? उसके बाद टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन नॉर्मल का 332 400 150 के बराबर है, तो 50 कितना मैं सीधा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। समझा क्या? कितने लोगों को नहीं समझा? 1,10,800। अभी नॉर्मल पे तो 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ना, तो 100 + 50 इज इक्वल टू 150। तो अभी 150 के बराबर है, फिर 100 निकालू और फिर माइनस करके प्रॉफिट निकालू, उससे अच्छा सीधा 50 मीन्स प्रॉफिट ना। तो 332 400 अगर 150 के बराबर है तो 50 कितना? समझा क्या? 1,10,800 हो गया। अरे हो गया क्या? पक्का ना? अभी क्या आएगा यहाँ पे? बाय क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन इसमें भी झोल क्या? एट गोडाउन, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा और विद एजेंट। विद एजेंट बराबर, एजेंट के पास टोटल मैंने कितना दिया था इस साल? 7,600 150 के बराबर है। मेरे को इसका कॉस्ट चाहिए क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। 7,600 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100 50 मतलब 5067 लिख दो ना, 5067। तो अभी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक एट गोडाउन जो आग लग के खत्म हुआ ये मिलेगा। तो 34 मतलब 36,000 प्लस 231 प्लस 667 प्लस 1,10,800 माइनस 332400 माइनस 7,600 माइनस 533 माइनस 5067 32,867 बराबर। फिर यहां पे लिखेंगे द कैलकुलेशन ऑफ यस लॉस ऑफ स्टॉक, उसमें वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, और सिर्फ मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख दूंगा एट गोडाउन, क्योंकि वही तो जल के खाक हुआ। 32,867 माइनस साल्वेज स्टॉक कितना है? साल्वेज स्टॉक ऑल द गुड्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, जीरो। तो देयरफॉर लॉस ऑफ स्टॉक 32,867। कोई दिक्कत नहीं। अभी पॉलिसी वैल्यू दिया है, पॉलिसी वैल्यू कितना था? और मेरा जो गोडाउन में आग लग के खत्म हुआ वो कितने का था? मतलब पॉलिसी वैल्यू इज ग्रेटर, फुल्ली इंश्योर्ड, तो क्लेम विल बी लॉस ऑफ स्टॉक। तो देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू 32,867।
आया क्या? इन्होंने थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा अलग तरीके से बहुत सारी चीजें की। समझा? पक्का? तो क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 भी हुआ, 5 भी हुआ, 6 भी हुआ, 7 को ऐसे कट कर दो। क्यों पता है क्या? क्वेश्चन पढ़ एक बार, स्टार्टिंग की लाइन, अ फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मेसर्स बैड लक ट्रेडर्स ट्वाइस। एक साल में 2 बार आग लगी है और 2 बार का अपने को लॉस ऑफ स्टॉक अनो सब निकाल के वो सब ये कर रहे क्लेम निकालने का। दोनों के क्लेम कितने होंगे? कोई जरूरत नहीं करनी, नहीं आएगा क्वेश्चन ऐसे। समझा क्या? इसीलिए कट करेंगे। मतलब गया तुम्हारा सोल्यूशन। हाँ, लॉस ऑफ स्टॉक इज ओवर, लॉस ऑफ स्टॉक इज ओवर। टाइम हुआ है 11:38। 10 मिनट का ब्रेक लो और वापस आ जाओ। हाँ हाँ, हो जाएगा ना? 10 मिनट का ब्रेक लो और वापस आ जाओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेक द ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। लॉस ऑफ स्टॉक सारे क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ के। अनसॉल्व के भी दोनों क्वेश्चंस किए। आया ना? लॉस ऑफ प्रॉफिट चालू करने का है और ब्रेक लो, फ्रेश हो जाओ, चाय पियो, कॉफी पियो, और कुछ पीना है पियो। अरे यार, इधर आगे कोने में मिलता है नींबू पानी, मैं पीता रोज। ये इधर का? हाँ मालूम मेरे को, सुदामा के पहले राइट साइड में। हाँ। उनको बोलना क्रिस्पी पेरी पेरी देना। अरे क्रंची में पेरी पेरी। हाँ अच्छा लगता है, चीज पेरी पेरी मस्त लगता है। क्या विपुल सर से मांगना बोला? चीज पेरी पेरी दे, वही क्रंची चीज पेरी पेरी ऐसा। सोहम बोल रहा है वो ट्वाइस जो आग लगने वाला क्वेश्चन है वो लो बोल रहा है। क्या है पता है क्या? लेने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट ना लॉस ऑफ प्रॉफिट भी तुमको समझाना है। ये क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हारे दिमाग की दही दरज हो जाएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में ना मीटिंग एंड कर रहा हूं, अब हम फिर स्टार्ट करेंगे। मतलब है ना, ये 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। अरे स्टूडेंट कोई ऑनलाइन देखने वाला रहेगा ना, बाद में वो एक साथ 3 घंटे का लेक्चर देखेगा, वो देखने के पहले डर जाएंगे, देखता नहीं लेक्चर से, और उसका नुकसान है। हाँ, सर कल आप बालेवाड़ी में थे क्या रात को? नहीं रे बाबा। ओके चलो बाय। ऑनलाइन वालों 10 मिनट में वापस आ जाना, सबके सब फ्रेश हो जाओ जल्दी से।